हैदराबाद में 400 एकड़ के जंगल को काटा जा रहा है। बर्ड्स आर क्राइंग। कांचागाची फॉरेस्ट को जब बचाने के लिए वहां के स्टूडेंट्स ने जब प्रोटेस्ट किया तो रेवनाथ रेड्डी की सरकार ने उन पर लाठीचार्ज किए। उन्हें फोर्सफुली वहां से हटाने की कोशिश कर रहे ताकि बुलडोजर अपना काम कर सके। इनफैक्ट बुलडोजर ने अब तक 17,700 पेड़ों में से 10,000 पेड़ों को काट दिया है। हैदराबाद के फेफड़ा कहे जाने वाले ये जगह तब हाईलाइट में आई जब तेलंगाना की सरकार ने यहाँ के हजारों पेड़ पौधे को हटाने के लिए आधी रात को बुलडोजर भेजा। इसका क्या सेंस बनता है? क्या लॉजिक है कि आप आधी रात को पेड़ों को काटने के लिए बुलडोजर भेज रहे हो? आधी रात को छुप छुपा के ऐसे काम तो इलीगल होता है वही करते हैं। क्या तेलंगाना की सरकार यही तो नहीं ना कर रही? तेलंगाना सरकार का कहना है कि इस IIT प्रोजेक्ट से 5 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट्स होंगे और करीब 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। नो डाउट ये काफी बड़ा डेवलपमेंट प्लान है, लेकिन आप किसी जंगल को काट कर आप रोजगार दोगे? ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है जहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे लगे हैं। इस फॉरेस्ट में 700 से ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, 10 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, 15 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स और 200 से भी ज्यादा बर्ड्स के स्पीसीज हैं। लेकिन CM रेड्डी कहते हैं कि यहाँ कोई मेजर जानवर है ही नहीं, ना तो टाइगर्स हैं और ना ही डियर्स हैं। आप कैसे चीफ मिनिस्टर हो कि आपको पता ही नहीं है कि आपके एरिया में किस फॉरेस्ट में कौन से जानवर हैं, कौन सी स्पीसीज हैं। इसके अलावा 2 अप्रैल 2025 को तेलंगाना कोर्ट ने गाचीबोली एरिया में जो पेड़ कट रहे हैं उस पर रोक लगा दी, लेकिन इसके बावजूद भी पेड़ की कटाई जारी रही। ये देखकर सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल 2025 को इस मामले पर सुओ मोटो एक्शन लिया गया, तब जाकर पेड़ की जो कटाई थी वो रुका। रेवनाथ रेड्डी एक मुख्यमंत्री कम एक माफिया ज्यादा लग रहे हैं। ना तो ये कोर्ट के फैसले को मानते हैं और बुलडोजर एक्शन ये रात में करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट्स का कहना है कि ये जो 400 एकड़ का जो जमीन है वो एक्चुअली में तेलंगाना सरकार का है ही नहीं, लेकिन ये राज्य सरकार ने बोल रहे, वो तो सरकारी का लैंड है बोल रहे हैं। अगर ऐसा था तो ये बात पहले से क्यों नहीं आई? ये बात आज आप बोल रहे हैं कि ये राज्य सरकार का लैंड है। आज के पहले ये राज्य सरकार का लैंड क्यों नहीं था? आज आप अचानक से आकर के हमारे जमीन पे धावा बोल रहे हैं, ये कल तो नहीं था। अगर तेलंगाना के इतिहास को देखें तो 1973 में जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जब बंटवारा नहीं हुआ था तो उस टाइम पर तेलंगाना में काफी ज्यादा आंदोलन हुआ था नौकरी और शिक्षा को लेकर। आंदोलन को शांत करने के लिए उस टाइम की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 6 पॉइंट फॉर्मूला के तहत हैदराबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी और साथ में 2300 एकड़ जमीन देने का आदेश जारी किया था। हालांकि इस जमीन को आधिकारिक तौर पर कभी भी यूनिवर्सिटी के नाम पर नहीं किया गया, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी पर भरोसा था। ओवर द ईयर यूनिवर्सिटी अपना 2300 एकड़ का जमीन ऑलरेडी म्युनिसिपल ऑफिस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग संस्थानों में गवा चुका है। इसके बावजूद भी तेलंगाना सरकार को इस जमीन को सिक्योर करना चाहिए था, तो वो पेपर ना होने का फायदा उठा रहे हैं। इसलिए 2 दशक से ये जो 400 एकड़ का जो जमीन है ये विवादों में घिरा रहा है। किसी को अब तक पता ही नहीं है कि एक्चुअली में ये जमीन किसका है। 2004 में यूनाइटेड आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये जो 400 एकड़ का जो जमीन है इसको एक प्राइवेट स्पोर्ट्स के लिए एलोकेट किया था, स्टेट्स में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट था ये कभी भी स्टार्ट ही नहीं हुआ। अगेन 2006 में ये जो लैंड था वापस गवर्नमेंट के पास चला जाता है और 2023 में जब रेवनाथ रेड्डी की कांग्रेस सरकार जब पावर में आती है तो इस इशू को फास्ट ट्रैक में डाल दिया गया और मार्च 2024 में कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। कोई ऑफिशियल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से ये जो 400 एकड़ का जो लैंड था वापस तेलंगाना सरकार को दे दिया गया। मुझे आप लोग ये बताओ कि चाहे जमीन किसी का भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? चाहे जमीन गवर्नमेंट का हो, चाहे जमीन यूनिवर्सिटी का हो, चाहे पेड़ पौधे को ऑक्सीजन देना हो, वातावरण को ठंडा रखना हो, लोगों को फल देना हो, फूल देना हो, ये पेड़ पौधे ये देखकर तो नहीं ना देते कि ये जमीन किसने एक्वायर की है। अगर यूनिवर्सिटी ने अगर इस जमीन को एक्वायर किया है तो मैं ऑक्सीजन बस उसी को दूंगा। अगर सरकार ने इस जमीन को एक्वायर किया है तो मैं ऑक्सीजन सिर्फ सरकार को ही दूंगा। जब हमें अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जब अच्छी हवा नहीं मिलेगी, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, तो फिर आप क्या करोगे? क्या फायदा ऐसे डेवलपमेंट का? हम सिर्फ यूरोपियन कंट्री के रोड्स को देखते हैं, वहाँ के बड़े बड़े इमारतों को देखते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि यूरोपियन कंट्री में कितने सारे पार्क्स बने हुए हैं, ग्रीनरीज हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करता है। आज आप दिल्ली को ही देख लो, वो रहने लायक जगह नहीं बचा है।
वहाँ का AQI 1000 क्रॉस कर चुका है। ये सब जानते हुए भी सरकार ऐसा काम कर रही है। सेम देखो किस तरह से जंगल को साफ किया जा रहा है, कितने सारे बुलडोजर्स हैं, और जो स्टूडेंट्स इन पेड़ को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें पेड़ आर्टिस्ट कहा जा रहा है। कल उनके मीडिया चैनल में ये बोला गया कि ये जितने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पेड आर्टिस्ट है। क्या वो हमारे आईडी कार्ड को चैलेंज करेंगे आके? वो कहते हैं कि हम लोमड़ी है, हम कहते हैं कि वो लोमड़ी है और वो पेड आर्टिस्ट है, और वो बेवकूफ बना रहे हैं तेलंगाना के सारे सिटीजन को और वोट हड़प रहे हैं। इन पॉलिटिशियन को पैसे के अलावा और कुछ नहीं दिखता। हमारे यहाँ हर साल हीट वेव आता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, शहर में बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है। क्या हमारे पॉलिटिशियन को ये सब नहीं दिखता है? एक वो टाइम हुआ करता था जब लोग पेड़ को बचाने के लिए अपना जान दे देते थे, चिपको आंदोलन करते थे। वो लोग तो इतना पढ़े लिखे भी नहीं थे। आज आप और हम तो पढ़े लिखे हैं। क्या फायदा ऐसे पढ़ने लिखने का जब हम एक पेड़ को बचा ना सके? हैदराबाद जाकर प्रोटेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको भी पता है सोशल मीडिया का पावर। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि लोगों को भी पता चले कि हैदराबाद में क्या हो रहा है। एट द एंड बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसी डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।